जेडीसी के रहनुमा जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके, आपने अपना वक्त दिया। आम लोगों के फहम के मुताबिक हम बात करते हैं, डॉलर कहाँ गया, IMF शराइत क्या हैं, सब एक तरफ। ये बताएं कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 वक्त की रोटी इस वक्त शहरियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और साथ फ्री ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत आ पड़ी। सुना है कि आप फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ये हो गई है लोगों के लिए कि एक आम सिक्योरिटी गार्ड की, एक आम क्लर्क की तनख्वाह, ये जो बेचारे मास्टर्स करके फ्रेश नौकरियों पे लग रहे हैं, किसी की 16,000, किसी की 18,000, किसी की 25,000 रुपए तनख्वाह है। इतनी कम तनख्वाह के अंदर जब वो 2 बसें तब्दील करके अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो 80 रुपए यानी 160 रुपए उनकी जेब से किराया लग चुका होता है। फिर जब वापस आते हैं फिर वही 160 रुपए 80 रुपए करके उनकी जेब से लगता है। इसका मतलब तकरीबन 320 रुपए एक दिन का किराया उनकी जेब से लग रहा है। जब 9,000 रुपए महीने में वो किराया खर्च करेंगे तो उसके बाद आप बताएं 16 में से अगर 9,000 रुपए लगे, 7,000 में जिंदा कैसे रहेंगे। आपने रोटी 10 रुपए वाली 25 रुपए की कर दी है, आपने पेट्रोल 90 वाला 270 रुपए लीटर कर दिया है, आपने आटा 300 रुपए का 10 किलो का बोरा था आज 1100 रुपए का कर दिया है। आप अगर नोट करें तो इस वक्त तो लोग अपना सर पीट रहे हैं, लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। लोग बात पे खुदकुशी की धमकियां दे रहे हैं। आप देखिए, गली गली चोरियां बढ़ गई हैं, डाके बढ़ गए, जो मतलब इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोग रोएं किसके पास जाके। हुक्मरान इतने अमीर है, उनको मिडिल क्लास फैमिली के गम का, दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। फलाही इदारे एम्बुलेंसें चलाते थे ना, अब हमने बसें शुरू कर दी है। कराची में हमने प्रोजेक्ट का ऐलान किया, हम फ्री बस सर्विस चलाएंगे। हम चलाएंगे सरजानी से लेकर टावर तक, हम चलाएंगे सोराब कोट से लेकर कायदाबाद तक। क्यों? लोग पैदल सफर कर रहे हैं। जो बाप सुबह घर से 8 बजे निकलता था ऑफिस के लिए, अब 6:30 बजे निकल रहा है कि बेटा मैं 1.5 घंटे पैदल चल के जाऊंगा। जो बाप नौकरी करके अपने बच्चों के पास शाम 7 बजे पहुंच जाता था, अब रात 9:30 बजे पहुंच रहा है, पैदल घर आ रहे हैं। क्यों? आप मुझे बताएं ना, बाइक के ऊपर अगर आदमी अपने ऑफिस जाए, 2-4 काम करे और वापस आए, 2 लीटर पेट्रोल लग रहा है। जो शख्स 600 रुपए का दिन का पेट्रोल जलाएगा, महीने का 18,000 का, तो बाकी 2,000 रुपए कहां से लाएगा देने के पेट्रोल की? उसकी तनख्वाह तो 16,000 रुपए। भारतीय हुकूमत को सोचना पड़ेगा, लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाएंगे कहां से, जहां पे 20-22 करोड़ लोगों को दफनाएंगे जो मर जाएंगे भूख से। जफर साहब, कौन सोचेगा? अगर इनको सोच तो अब तक सोच चुके होते। ये ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, कहां उठेंगे? माशाल्लाह से आपके दस्तरखान हम देखते हैं हर जगह होते हैं और बड़ी तादाद में लोग वहां से खाना भी खाते हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से बढ़ रहे होंगे, कितने अखराजात बढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग ये भी आपके ऊपर तासुर दे रहे होते हैं आपके दस्तरखानों के लिए कि वहां से दूसरे लोग यानी कि जो गैर कानूनी मुकीम हैं, नशा आवर लोग हैं, वो ज्यादा फायदा उठाते हैं बनिस्बत सफेद पोश के। थोड़ी रोशनी डालिए। मैं बात करूं, कराची में 28 दस्तरखान चल रहे हैं जिसमें तमाम सरकारी अस्पताल, जिना सिविल, अब्बासी, कतर, बैतुल-सुकून कैंसर का अस्पताल, सोराब कोट, जौहर मोड़, हर जगह तंदूर लगा दिए, किचन लगा दिए। जहां देखें एक दस्तरखान का खर्चा अगर महीने का 70 लाख रुपए था तो आटा 4 गुना बढ़ गया, दाल 3 गुना बढ़ गई, तेल 5 गुना बढ़ गया, उसका खर्चा करोड़ों में चला गया है। फिर आजाद कश्मीर में DHQ अस्पताल में देख ले 5-5 हजार लोगों को खाना रोजा नाम दे रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। पिंडी देख ले, इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल देख ले, मिट्टी थड़ देख ले, लाहौर फिरोजपुर रोड देख ले। हमारा पाकिस्तान भर में जहां भी काम था खर्चा कई 100 गुना बढ़ गया है भाई। मांगे किससे? हम तो सिर्फ बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों से अपीलें कर रहे हैं कि तुम्हारा डॉलर यहां पर एक नेमत बन गया, भेज दो अल्लाह के वास्ते, पाउंड, यूरो कुछ दो, तुम्हारे लोगों को जरूरत है। किस मुल्क में ऐसा होता है कि फलाई इदारे फ्री बसें चलाएं? अच्छा जफर साहब, इस वक्त घर की माहाना तनख्वाह आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तो हर साल जून के बजट में 10-15% बढ़ जाती है, सबको पता है। प्राइवेट इदारों में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। क्या समझते हैं इस वक्त फीकस माहाना तनख्वाह क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूं अगर कोई इज्जत से जिंदा रहना चाहता है, वो कह दे मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं करूंगा, मेरे घर में कोई भी बीमार होगा मैं उसका इलाज नहीं कराऊंगा भले वो मर जाए, मेरे खानदान में कोई तकलीफ होगी मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर उसको बजट दिया जाए, जो किराए के घर में रहता है, तो कम से कम 85,000 रुपए महीने अगर उसको मिलेंगे तो वो इज्जत के साथ बच्चों को पढ़ा लिखा के, किराया दे के, बिजली का बिल दे के जिंदा रहेगा। 30 से 35,000 रुपए 2 घर के कम फ्लैट का रेंट है। 10,000 रुपए फ्लैट की यूनियन वाले ले लेंगे, 45,000 रुपए, 15,000 रुपए आपसे के इलेक्ट्रिक ले लेगी, बचे क्या जब 60,000 रुपए यहां दे दिए। तो बात है कि लोगों को कोई सोच ही नहीं रहा लोगों के लिए। और मैं एक और अपील करूंगा, प्राइवेट सेक्टर, जितने प्राइवेट कंपनियों के मालिकान है, ओ भाई आपने अपने मुलाजिमों को मोटरसाइकिलें तो दे दी हैं कि ये लो बेटा मोटरसाइकिल, पेट्रोल कौन देगा भाई? वो जो तनख्वाह उसकी थी 30,000 रुपए, अब वो उसमें से 25,000 का पेट्रोल डलवाएगा,
تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا. آپ واپس لے لیجئے بھائی اپنی موٹر سائیکلیں, اگر پیٹرول دے سکتے ہیں تو لوگوں کو دیں, بصورت دیگر ان کو فری ٹرانسپورٹ دے دیں. بس کسی کو شوق نہیں ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل اپنے رشتہ داروں میں گھر جائے گا, مر گئے لوگ یہاں کے. صحیح. یہ بتائیے مجھے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. یقیناً صبح سویرے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو بات نہ کریں, لیکن جو ملک کے حالات ہیں, اگر سچ کی بات کی جائے اور آپ سے سچ پوچھا جائے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا, کیونکہ اب حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں, اس لیول پہ آ گئے ہیں جو آج تک ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے. آپ کی نظر میں آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ میں آنے والے سالوں میں پاکستان کے حالات یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں لانچ ہوتی ہیں اسی طرح سے قبرستان لانچ ہوں گے, کیونکہ لوگ زندہ نہیں رہ پائیں گے. اس مہنگائی میں لوگ مر جائیں گے جب کوئی اپنا علاج ہی نہیں کرا پائے گا. آپ یقین کریں, ابھی میں نے ہم فری لیب بنا رہے ہیں, کروڑوں لاکھوں روپے کے ٹیسٹ فری میں ہوں گے ہر مریض کے. تو ابھی ہمیں پیچھے سے خبر ملی ہے کہ جو ڈاکٹر مافیاز ہیں انہوں نے ورکنگ شروع کر دی ہے, کیونکہ بھائی جو مافیا والے ڈاکٹر ہیں, جو 2 نمبر ڈاکٹر ہیں, وہ جب کسی مریض کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو اس میں آدھا پیسہ ان کو دیتی ہے لیب. تو وہ جب دیکھیں گے فری میں 1-1 لاکھ روپے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں مل رہا, تو کہہ رہے ہیں ہم پہلے سے ہی کیمپین چلائیں گے کہ ہم JDC کی لیب ٹیسٹ نہیں مانگتے. بھائی دنیا کی سب سے مہنگی, سب سے بڑی کمپنی کی مشینیں اتر گئی ہیں نمائش کے رنگی پہ JDC کی فری لیب میں. دنیا کے جو سب سے ٹاپ ڈاکٹر ہیں سب اتر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا فیوچر کیسے دیکھیں. ہمارے پاس بجلی مافیا, ہمارے پاس ڈاکٹر مافیا, ہمارے پاس اسپتال مافیا, ہمارے پاس اسکول مافیا. سرکاری اداروں میں چلے جائیں, کوئی کام بغیر پیسے کے کرا کے دکھا دیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے ظفر, ہر مافیا بیٹھا ہوا ہے اور یہ ستم ظریفی ہے. نہ جانے ڈاکٹرز کو ویسے تو مسیحا کہا جاتا ہے, لیکن اگر وہ مافیا بن کے ایسے بزنس کر رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے.